मैं तुम्हारे नीचे ही रहती हूँ। शायद तुमने मेरे नोट्स नहीं पढ़े। क्या मैं अंदर आकर चेक कर लूं? दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2025 में रिलीज हुई एक कोरियन सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। शुरू में ये मूवी किसी ड्रामा मूवी जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे लोगों का सच सामने आता है वैसे वैसे ये मूवी इंटरेस्टिंग होती जाती है। ये मूवी वैसे तो कुछ लोगों को सिंपल लग सकती है, लेकिन जब हम इसके दूसरे पहलुओं पर नजर डालते हैं तो समझ आता है कि मूवी का एक एक सीन कितनी बारीकी से लिखा गया है। और यही वजह है कि मैं इस मूवी को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत सियोल शहर से होती है, जहां अंधाधुंध निर्माण चल रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और लोग महंगे घर खरीद रहे हैं। इसी बीच हम वू सॉन्ग को देखते हैं, जो एक अच्छी नौकरी करता है और आखिरकार वो भी 1.10 बिलियन में एक घर फाइनल कर लेता है। हालांकि कुछ घंटे पहले इसकी कीमत 1.01 बिलियन थी, लेकिन बढ़ते दामों और पास में आने वाली सबवे लाइन यानी टी-जैक लाइन के कारण वो इसे खरीदने का फैसला करता है, क्योंकि भविष्य में इसकी कीमत और बढ़ने वाली है। तो इस तरह वो बिना समय गवाए इस प्रॉपर्टी को महंगे दामों में खरीद लेता है। इसके बाद हमें वू सॉन्ग की जिंदगी दिखाई जाती है, जहां उसने गांव से निकलकर अच्छी पढ़ाई करने से लेकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की है। साथ ही उसने कई लोन पास करवाए, अपनी कंपनी से जितना उधार ले सकता था वो भी लिया और आखिरकार सारी कमाई इस फ्लैट में लगा दी। असल में ये एक 84 वर्ग मीटर का मकान था, जिसे पाकर वो बेहद खुश था। तो भाई, जैसे हर नौकरी पेशा की इच्छा होती है कि शादी से पहले कम से कम एक घर खरीदकर सेटल हो जाए, और वो सॉन्ग की भी यही चाहत थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे ऊपरी फ्लोर से खटखट की आवाज आने लगती है, जिससे उसकी नींद खराब हो जाती है। फिर अगले दिन वो सोचता है कि ऊपर वाले पड़ोसी से बात करेगा, लेकिन आज उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होती है। वो अपनी नौकरी पर जाता है, अपना काम करता है। आज ऑफिस में उसका सीनियर एचआर उसे चिढ़ाता है कि देखो, तुम्हारे कलीग ने शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया था और रातों रात अमीर बन गया, इसीलिए अब वो अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करेगा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने अपना पैसा प्रॉपर्टी की जगह शेयर मार्केट में लगाया होता तो कितना मुनाफा होता? अब उस वक्त तो वू सॉन्ग इन बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में उसके दिमाग में ये बातें घूमती रहती है। तभी उसका एक दोस्त भी आकर कहता है, ट्रेडिंग बुरी नहीं है, अगर फ्यूचर की इनसाइड जानकारी मिल जाए तो हम अपनी पूंजी का 800% से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी एक दिन में तेरा फ्लैट फ्री हो जाएगा। अब घर जाते वक्त भी यही बातें उसके दिमाग में चलती हैं, लेकिन इस बार एक नया मोड़ आता है। आज घर पहुंचकर वो देखता है कि 13th फ्लोर पर रहने वालों ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है, जैसे मेरे बच्चे की पढ़ाई और एग्जाम चल रहे हैं तो शोर मत करो, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, वगैरह वगैरह। अब वो सॉन्ग सोचता है कि शोर तो मैं नहीं कर रहा, ये तो ऊपर से आ रहा है, फिर ये मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। अब रात को भूख लगने पर वो नाश्ता लेने बाहर जाता है और नहा धोकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है, जिस वजह से पंखा और एसी ठप्प हो जाते हैं। अब इस समय वो पहले से ही परेशान था कि फिर से वो खटखट की आवाज उसे सोने नहीं देती। लेकिन तभी 13th फ्लोर की एक आंटी उसके दरवाजे पर आकर चिट लगाने लगती है, लेकिन वो सॉन्ग उसे रोककर कहता है कि ये खटखट मैं नहीं कर रहा, आप चाहें तो मेरे कमरे में चेक कर सकती हैं, आवाज ऊपर से आ रही है जो मुझे भी परेशान कर रही है। ये सुनकर आंटी कहती हैं, अगर मेरे पति आए और उन्होंने खटखट सुनी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसे बंद करो, और अगर ये आवाज ऊपर से आ रही है तो ऊपर वाले की समस्या तुम संभालो। अब वो सॉन्ग थोड़ी देर सोचता है और फैसला करता है कि वो ऊपर वालों से बात करेगा। अब वो तो 14th फ्लोर पर रहता था, इसलिए अब वो 15th फ्लोर पर जिन्हो से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास से आ रहे शोर से परेशान हूँ, प्लीज इसे बंद करो, नीचे वाले भी इस शोर से परेशान है। ये सुनकर जिन्हो कहता है, लगता है वो शोर मेरे ऊपर से आ रहा है, तो तुम ऊपर जाकर क्यों नहीं बोलते। इस तरह अब वो सॉन्ग 16th फ्लोर पर जाता है, जहां एक पिता अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा था। वो पिता कहता है कि पूरी सोसाइटी में तुम्हारा ही नाम खराब है, क्योंकि वो शोर 14th फ्लोर से शुरू होकर ही ऊपर तक आता है। तभी वो सॉन्ग कहता है कि मैं तो 14th फ्लोर पर हूँ, इसलिए अगर शोर करूंगा तो नीचे जाना चाहिए, तुम ऊपर की बात कर रहे हो। इस तरह अब वो 17th फ्लोर पर जाता है, जहाँ एक बूढ़ी फैमिली रहती है। अब वो बूढ़ा अंकल कहता है, हम शोर नहीं करते, हम तो उल्टा अपाहिज हैं और हमारे कान खराब हैं, तो आखिर हम स्पीकर क्यों बजाएंगे, जरूर ये शोर ऊपर से आ रहा होगा। इस तरह अब आखिर में वो सॉन्ग सबसे ऊपर पेंट हाउस में पहुंच जाता है, जो कि 18th फ्लोर पर था, और वहाँ उस सोसाइटी की मालकिन उनवा रहती थी। अब वो सॉन्ग उससे कहता है, 13th फ्लोर की आंटी मुझे शोर ना करने के लिए नोट छोड़ती है,
जबकि मैं कोई शोर नहीं कर रहा और वो शोर ऊपर से आ रहा है। लेकिन वो शोर ऊपर वालों को भी सभी को परेशान कर रहा है। लेकिन ऊपर वाले कह रहे हैं कि वो शोर और भी ऊपर से आ रहा है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ये सुनकर उन्वा कहती है, ये बिल्डिंग लोड बेयरिंग वॉल्स से बनी है, इसलिए एक जगह शोर होगा तो पूरी बिल्डिंग में सुनाई देगा। इस बिल्डिंग को बनाने में ईंट पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये वॉल्स अलग तरह की हैं। वो आगे कहती है कि 13th फ्लोर वाले भी मेरे किराएदार हैं और हम भी उससे परेशान हैं। लेकिन 2 महीने में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, जिसके बाद वो चले जाएंगे। पर फिर भी तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दे देती हूँ। और ऐसा कहकर वो वूसोंग को 1 महीने की किश्त वापस कर देती है, जो कि लगभग लाखों में थी। अब पैसे लेते ही खुश होकर वो खाना वाना लेने जाता है, लेकिन घर पहुंचकर देखता है कि किसी ने उसकी साइकिल पंक्चर कर दी है, शायद 13th फ्लोर वालों ने, जो शोर से नाराज थे। अब सुबह वो सोचता है कि मैं शोर नहीं कर रहा, फिर ये शोर नीचे तक कैसे जा रहा है। अब उसी बीच उसका एक दोस्त आता है और कहता है, जिस कलीग ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, मैंने उसे दारू पिलाकर उसका फोन अनलॉक किया और उसके स्क्रीनशॉट ले लिए। असल में उसकी एक ट्रेड सीबियोक नाम की कंपनी है, जिसमें अगर शेयर 815 के रेट पर खरीदा जाए तो 15 अगस्त की सुबह 8:15 पर उसे बेचने पर वो 815 गुना रिटर्न दे देगा। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 850 मिलियन की इनिशियल अमाउंट मांगी गई है, इसलिए तुम भी अपना पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकते हो। अब वूसोंग इसके बारे में दिन भर सोचता है कि लोन लूं या नहीं। एक तो घर का लोन चल रहा है, ऊपर से खर्चे हैं, माँ को भी पैसे भेजने हैं, तो क्या ये रिस्क लूं या नहीं। इस तरह वो आखिरकार लोन लेने से मना कर देता है और ट्रेडिंग के बारे में सोचना छोड़ देता है। अब वूसोंग दिन भर की थकान, लोगों की बातों के साथ साथ रास्ते में खाना ले जाते वक्त हुए एक छोटे से एक्सीडेंट से परेशान हो जाता है और इस तरह वो आखिरकार फैसला करता है कि वो इस तनाव भरी जिंदगी को जीना नहीं चाहता और कहीं से भी 850 मिलियन जुटाकर उस ट्रेड में इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन अगली सुबह उसे एक मैसेज आता है, जहां वो एक कंपनी में बात करने जाता है। फिर वो लोग वहां उसकी प्रॉपर्टी के कागज रखवा लेते हैं और कहते हैं, तुमने 1.01 बिलियन में ये फ्लैट खरीदा था, लेकिन अब इसकी कीमत 800 मिलियन है, यानी इस डील में उसे 210 मिलियन का नुकसान हो रहा था। लेकिन वूसोंग कहता है, अरे कम से कम 850 मिलियन तो करो। असल में वो उतना पैसा मांगता है जितना उसे उस ट्रेड के लिए चाहिए था। लेकिन ब्रोकर उससे कहता है, खरीदने वाली पार्टी अमेरिका से है और उन्हें ये फ्लैट 800 मिलियन में चाहिए और अगर तुम राजी हो तो ये डील आज ही डन हो जाएगी। तो इस तरह मजबूरी में वूसोंग घर के कागज गिरवी रखकर 850 मिलियन का लोन ले लेता है और अगले दिन उसे ट्रेड में लगाने का वेट करने लगता है। इसके बाद वो दिन भर शेयरों पर नजर रखता है, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि अभी प्राइस 821 वॉन पर है, जिसे 815 पर खरीदना है। इसलिए अब वो प्लानिंग करता है और 815 वॉन पर आने का इंतजार करने लगता है। और इसी बीच जैसे ही प्राइस 815 पर आता है, वैसे ही वो सारे अमाउंट को लगाकर उन्हें खरीद लेता है। इसके बाद वो 8 दिन बाद 15 अगस्त की सुबह 8:15 पर इस शेयर को बेचने का फैसला करता है। लेकिन आज रात को वो खटखट और खरखर की आवाज उसे सोने नहीं देती। अब 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं और कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिस वजह से अब 13th फ्लोर वाले उसे शोर बंद करने को कहने लगते हैं। इसके बाद एक रात वो सिगरेट पीने नीचे जाता है और तभी 13th फ्लोर की आंटी का पति, उसका नाम मंसू होता है। इसके बाद एक रात जब वो सिगरेट पीने नीचे जाता है, तभी 13th फ्लोर की आंटी का पति, जिसका नाम मंसू है, वो उससे आकर पूछता है, क्या तुम्हारे पास लाइटर है और आखिर यहाँ क्यों खड़े हो, तुम तो यही रहते हो ना। तो वूसोंग कहता है कि मेरी बिल्डिंग में कोई शोर मचा रहा है, जिससे मेरा नाम खराब हो रहा है, इसलिए सोच रहा हूँ कि मुझे चेक करना चाहिए कि वो कौन है जो ऐसा कर रहा है। ये सुनकर मंसू कहता है कि पड़ोस की सोसाइटी में एक मर्डर हुआ है, जिससे उसके रेट्स गिर गए हैं और फिर वहाँ कोई रहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं हमारी सोसाइटी में भी कोई मर्डर ना हो जाए। ये सुनकर वूसोंग डर जाता है और तब उसे पता चलता है कि ये आदमी असल में उसी 13th फ्लोर वाली आंटी का पति है, जो शायद उसे धमका रहा है। अब लिफ्ट में मंसू अपना चाकू निकालकर कट करता है, जिससे वूसोंग और डर जाता है। उसे लगता है कि मंसू ने ही उसकी साइकिल का टायर फाड़ा होगा, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता, इसलिए बिना पंगा लिए रात भर ईयरबड्स लगाकर शोर सहन करता रहता है। उधर हम देखते हैं कि वो शेयर्स धीरे धीरे आसमान छूने लगते हैं, लेकिन शोर से परेशान होकर वूसोंग पागल सा हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिना ऑफिस जाए इतने दिनों से उसी कमरे में वो बंद था। अब इस वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसमें कि उसकी माँ उसे खाना खिलाती है और पूछती है, आखिर तुम सियोल में कब तक रहोगे, गाँव कब आओगे और सेटल क्यों नहीं हो जाते। जिस पर वो कहता है कि मम्मी, शेयर में पैसा कमाना अभी बाकी है, कुछ हफ्तों की मोहलत दो, फिर मैं आपको यहीं बुला लूंगा।
लेकिन तभी उसे माँ की आवाज की जगह खटखट की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो सॉन्ग रियलिटी में आ जाता है, जहाँ वो शोर फिर से शुरू हो गया था। वो समझ जाता है कि ये चीज उसके दिमाग से खेल रही है, इसलिए अब वो परेशानी में खुद खटखट करने लगता है ताकि 13th फ्लोर वाले परेशान हो। फिर देखते ही देखते वो शोर इतना बढ़ जाता है कि फर्स्ट से लेकर 12th फ्लोर तक के लोग उसके दरवाजे पर आकर ठोकते हैं और पूछते हैं कि इतना शोर क्यों कर रहे हो, ये मेरा किया धरा नहीं है बल्कि 13th फ्लोर वाले कर रहे हैं, इसलिए जाकर उनकी तलाशी लो। वो कहता है कि मुझे फंसाने के लिए वो ये शोर तभी से कर रहे हैं जब से मैंने ये घर लिया है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद सोसाइटी की सेक्रेटरी कहती है, चलो अभी तो हम 14th फ्लोर पर हैं, इसलिए पहले तुम्हारा कमरा चेक कर लेते हैं, और अगर इसमें कोई शोर का सामान नहीं है तो तुम्हें चेक कराने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये सुनकर अब वो सॉन्ग गुस्से में सभी को अपने घर में एंट्री दे देता है। अब तलाशी लेने पर इन लोगों को अंदर एक मोबाइल और स्पीकर मिलता है जो ड्राई बालकनी के पाइप से जुड़ा था। साथ ही उस मोबाइल पर यूट्यूब ऑन करके किसी ने ड्रिलिंग मशीन का साउंड चला रखा था जो पूरी बिल्डिंग में गूंज रहा था। ये देखकर वो सॉन्ग कहता है कि ये मेरा पागलपन नहीं है बल्कि ये 13th फ्लोर वालों की चाल है। वो मुझे सस्ते में प्रॉपर्टी बिकवाकर यहाँ से निकालना चाहते हैं क्योंकि जीटी एक्सप्रेस लाइन से कीमत बढ़ेगी। खैर अब उसी वक्त मनसू भी वहाँ आ जाता है जिससे उसकी फाइट होती है और इस फाइट में मनसू जानबूझकर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से लोग सोचते हैं कि वो सॉन्ग ने ही उसे मारा होगा। इसीलिए वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस उसे जेल में डाल देती है। अब वो रात असल में 14th अगस्त होती है, यानी अगली सुबह 15 अगस्त होने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि सुबह 8:15 बजने वाले थे। इसका मतलब उसे अपने शेयर बेचने थे, जिसके लिए वो पुलिस से अपना फोन मांगता है, लेकिन पुलिस उसे फोन नहीं देती। लेकिन फिर भी वो कैसे भी बहाने से वकील का नाम लेकर अपने फोन को ले लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फोन की स्क्रीन टूटी होती है, इसलिए अब वो जुगाड़ करके चुपचाप पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करता है और 815% रिटर्न का इंतजार करता है। और इसी बीच पुलिस उसे देखकर ट्रेजर से रोकने की कोशिश करती है और उसके हाथ पर शूट कर देती है, जिससे उसकी बॉडी टेम्पररी पैरालिसिस में पहुंच जाती है। अब ये वही मोमेंट था जब उसके शेयर 815% के मुनाफे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अब वो अपने आप पर काबू करते हुए जोर से चिल्लाते चिल्लाते अपनी एंट्री को एग्जिट करने के लिए माउस के बटन को दबाने की पूरी कोशिश करता है। अब आखिरकार वो बटन को प्रेस कर ही देता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि इतने में पुलिस ने बिजली का तार ही निकाल दिया था, जिससे वो कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो सॉन्ग देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। यानी यहाँ उसे पता नहीं था कि उसने एग्जिट कर लिया है या नहीं। फिर आखिरकार वो घर पहुंचकर अपना फोन चेक करता है, जहाँ 815% मुनाफे की जगह उसे 95% का लॉस होता है। यानी 850 मिलियन का लोन, उसका घर और जॉब, वो सब कुछ गवा चुका था। इस चीज से वो इतना हार जाता है कि वो खुद को मारने का डिसीजन लेता है। इसलिए अब वो सबसे पहले अपनी माँ को लेटर लिखता है कि मैंने आपसे धोखा किया, सियोल शहर ने मेरी जिंदगी छीन ली और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। अब इसी मरने की कोशिश में वो खिड़की की तरफ बढ़ता है ताकि वहाँ से कूदकर अपनी जान दे सके। लेकिन तभी 13th फ्लोर पर उसे लाइट के साथ साथ खटखट की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मैं शोर नहीं कर रहा था, तो ये सब करने वाले 13th फ्लोर वाले ही हैं। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि मुझे तो मरना ही है, तो क्यों ना आज मैं मरने से पहले इन्हें मार दूं। खैर अब वो सॉन्ग नीचे जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी 15वें फ्लोर का जिन्हू उसके पास आकर कहता है, तू मानेगा नहीं ना, कल भी तुझे शोर करने से मना किया था, पुलिस तुझे लेकर गई थी, लेकिन फिर भी शोर कर रहा है। तो ये सुनकर इस बार वो सॉन्ग का गुस्सा फूट पड़ता है और वो दोनों 14th फ्लोर पर ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी लड़ाई के बीच में फिर से खटखट और ढरढर की आवाज आने लगती है, जिससे अब जिन्हू भी समझ जाता है कि ये काम असल में वो सॉन्ग का नहीं है, बल्कि असल में कोई और ही है जो ये काम कर रहा है। इसके बाद जिन्हू उसके कमरे में आता है, जहाँ ये दोनों शांति से बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। लेकिन तभी जिन्हू को वो सॉन्ग का वो लेटर मिल जाता है जिसमें उसने प्रॉपर्टी के बर्बाद होने, कर्ज में डूबने और खुद को मारने की बात लिखी थी। अब ये देखकर जिन्हू शॉक्ड हो जाता है और वो सॉन्ग के साथ हो जाता है। साथ ही वो इस रहस्य को मिलकर सुलझाने का वादा भी करता है। इसके बाद ये दोनों सबसे पहले उस 13th फ्लोर वाली आंटी के घर जाते हैं, जहाँ मनसू मौजूद नहीं होता। इसके बाद वो उसके घर की तलाशी लेते हैं और कोई स्पीकर, ड्रिलिंग मशीन, खटखट करने वाली किसी चीज को ढूंढने लगते हैं जिससे वो शोर किया जाता होगा। पर काफी देर हो जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इस बीच वो सॉन्ग को उस 13th फ्लोर वालों के कुछ बकाया बिल्स मिलते हैं,
जैसे कि उनकी बिजली, खाना, दूध, पानी, कपड़े, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के बिल जो अभी तक बकाया हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लोग बहुत बड़े कर्जे में डूबे हुए हैं। खैर, इस तरह 13th फ्लोर पर उन्हें कोई भी ऐसी चीज या स्पीकर नहीं मिलता, इसलिए अब ये दोनों सोचते हैं कि शायद शोर ऊपरी फ्लैट्स से आ रहा होगा। तो अब ये दोनों प्लान बनाते हैं। ये सबसे ऊपर पेंट हाउस पर जाकर चेक करेंगे और फिर एक एक करके नीचे की तरफ अपनी तलाशी जारी रखेंगे। तो सबसे ऊपर के लिए ये लोग प्लानिंग करते हैं कि वूसोंग सेक्रेटरी के घर में जाएगा और उससे बात करके उसे उलझाएगा, और इस बीच जिन्हू भी उसके दरवाजे पर आकर उसे बुलाएगा, और जब वो दरवाजे की तरफ जाएगी तो वूसोंग अंदर उसके घर की तलाशी ले पाएगा। तो अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं और इनका प्लान कामयाब रहता है। हालांकि अंदर उसको कोई बड़ा स्पीकर नहीं मिलता, लेकिन उसे एक बंदूक और एक फिंगरप्रिंट वाला लॉक लगा हुआ एक लोहे का दरवाजा दिखता है, जिसमें शायद कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं। लेकिन तभी उस सेक्रेटरी उन्वा का पति वहां आ जाता है, जो वूसोंग को देख लेता है और उसे मारने लगता है कि चोरी छुपे घुसकर आखिर तुम क्या देख रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। अब पहले तो वो दोनों सकपका जाते हैं, लेकिन फिर मामला बढ़ता देख वूसोंग सच्चाई उगल देता है। वो कहता है कि मुझे पूरा शक है, जरूर तुम्हारे घर में ही वो स्पीकर हैं। वो आगे कहता है कि शायद मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने कर्ज के लिए बेची वो शायद तुमने ही ली होगी। साथ ही 13th फ्लोर वालों ने भी अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस बेची और अब वो वापस किराए पर रह रहे हैं। ये मैंने उनके घर पर चेक किया था। तभी जिन्हू भी कहता है, हाँ, मेरी प्रॉपर्टी के मालिक भी तुम ही होंगे, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रॉपर्टी को कर्ज के लिए बेच दिया था, जिसको एक ही दिन में खरीदार मिल गया था। इस तरह अब उन दोनों के सामने एक सच्चाई सामने आती है कि उन्वा का पति पहले लोगों को लालच देकर सस्ते में फ्लैट बिकवाता है, फिर उन्हें जानबूझकर कर्ज में डालकर उन्हीं से वापस सस्ते में खरीद लेता है। यानी जीटी लाइन आने पर उसका 500% मुनाफा कमाने का इरादा है। लेकिन ये सब अभी इन दोनों का अंदाजा था और इनके पास कोई सबूत भी नहीं थे, इसलिए ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जिन्हू कहता है कि अब मुझे समझ में आया, असल में ये पेंट हाउस वाले ही शोर कर रहे हैं और लोगों को परेशान करके बिल्डिंग खाली करवाना चाहते हैं, ताकि वो लोग वापस इन्हीं को सस्ते में फ्लैट बेच दें और फिर जीटी लाइन के बाद रेट्स बढ़ने पर ये ज्यादा दाम कमा सके। लेकिन इस बीच वूसोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचता है कि पहले तो जिन्हू मुझे मारना चाहता था, लेकिन अब दोस्त बनकर मेरी मदद क्यों कर रहा है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। तभी उसे अपने रूम में रखे उस फोन का ख्याल आता है, जिसमें उस दिन वो YouTube वाली वीडियो चल रही थी। इसलिए अब वो उस फोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो वीडियो असल में एक वाईफाई के थ्रू चल रही थी, क्योंकि उस मोबाइल में सिम तो थी ही नहीं। इसलिए अब वो सोचता है कि मेरे पास तो वाईफाई भी नहीं है, तो आखिर ये किसके वाईफाई से कनेक्ट होकर चल रही है। इसलिए अब वो फौरन 15th फ्लोर पर जाता है और सिग्नल चेक करने लगता है। फिर वो जिन्हू से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में वाईफाई है, तो जिन्हू इसके लिए मना करता है। इसके बाद वूसोंग अलग अलग फ्लोर पर चेक करता है, जहां सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल जिन्हू वाले फ्लोर से ही आ रहा था। अब जिन्हू ने तो मना कर दिया था, इसलिए वो एक एक करके 15th फ्लोर के सभी फ्लैट्स के बाहर जाकर वाईफाई की रेंज को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सबसे तेज रेंज 1501 नंबर के फ्लैट से ही आ रही थी, जो कि असल में जिन्हू का ही फ्लैट था। ये देखकर अब उसे शक होता है कि जिन्हू ने ही अपने वाईफाई से मोबाइल को उस स्पीकर से जोड़ा होगा। लेकिन अब वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए जिन्हू के घर में घुसना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास उसके फ्लैट की कोई चाबी नहीं थी। इसलिए अब वो जिन्हू से बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं स्पा बाथ लेने जा रहा हूँ, लेकिन अपनी चाबी भूल आया हूँ, और होती भी तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं है। तो ये सुनकर जिन्हू कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे अकाउंट से कटवा लो और मेरे साथ ही बात लेने चलो। इस तरह अब वो उसके साथ जाता है, जहाँ वो बड़ी चालाकी से उसकी चाबियां बदल लेता है। अब कुछ देर बात लेने के बाद जिन्हू उससे पूछता है, यार तुमने 13th फ्लोर वालों के लिए क्या सोच रखा है, उनकी परेशानी से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो वूसोंग कहता है कि मैं तो उन लोगों से इतना परेशान हूँ कि अगर मौका मिलेगा तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। खैर, अब उसको जिन्हू के फ्लैट की तलाशी लेनी थी, इसलिए वो बात को जल्दी खत्म करके वहाँ से सीधा जिन्हू के फ्लैट यानी 15वें फ्लोर पर जाता है और मोबाइल का वाईफाई राउटर चेक करता है। फिर नाम का मिलान करने से उसे पता चलता है कि जिन्हू ही इसके पीछे है। साथ ही उसे उसके घर में सभी फ्लोर की फोटो और लोगों की जानकारी लिखी हुई मिलती है। इसके साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर भी मिलता है, जिससे चाबी के बिना ताले खोले जा सकते थे। यानी वो इसी सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के फ्लैट्स में गया होगा और वहाँ अपने हिसाब से कैमरा लगाए होंगे, क्योंकि वो देखता है कि जिन्हू के पास सभी फ्लोर के अंदर लगे कैमरों का एक्सेस होता है, जहां हर फ्लोर की मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही होती है। हालांकि वूसोंग चेक करता है कि जिन्हू ने अपना कैमरा लॉक करके रखा है, और इसी बीच वहां पर उसे एक टूटा हुआ बाथरूम दिखता है, जहां सरियों को खड़खड़ाकर जिन्हू नीचे शोर फैलाता था।
अब जिन्हो का प्लान था वुनसोंग को फंसाना और 13th फ्लोर या किसी और से उसकी फाइट करवा के किसी को या तो मरवाना या फिर कर्जे से परेशान होकर उसे खुद को मारने के लिए मजबूर करना, ताकि सोसाइटी की रेट्स डाउन हो और सेक्रेटरी उनवा को अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़े। असल में उसका असली मकसद था उनवा का काला चेहरा उजागर करना, क्योंकि पहले वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, लेकिन खराब मटेरियल छुपाकर बिल्डरों से पैसे लेकर उसने तीसरे दर्जे की बिल्डिंग बनवाई थी, जिस वजह से जिन्हो उससे इन चीजों का बदला लेना चाहता था। इसलिए जिन्हो चाहता था कि ये बिल्डिंग जल्द से जल्द बंद हो, और वो तभी पॉसिबल था जब कोई इस बिल्डिंग में मर जाए, या तो कत्ल से या फिर खुद से। और इसीलिए उसने वुसोंग को अपना शिकार बनाया था, क्योंकि वो अकेला रहता था और चुप रहता था, जिस वजह से उसे परेशान करना सबसे आसान था। यानी इस पूरे मामले में वुसोंग की कोई गलती नहीं थी। अब हम देखते हैं कि सारी चीजों को समझने के बाद वो जिन्हो के कमरे से बाहर निकल ही रहा होता है कि इतने में 13th फ्लोर वाली आंटी वहाँ आती हैं और दरवाजे पर खटखटाती हैं। इतने में जिन्हो वहाँ पहुँच जाता है, जिससे वो आंटी अपने पैसे मांगती है। वो कहती हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने 14th फ्लोर पर नोट्स चिपकाए थे वुसोंग को परेशान करने के लिए। इतना ही नहीं, मेरे पति ने मार खाने की एक्टिंग भी की, लेकिन तुमने अभी तक वादे के हिसाब से इस काम के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे अपने घर के बिल्स चुकाने हैं, आखिर पैसे कब दोगे? इसके बाद जिन्हो 13th फ्लोर वाली आंटी से कहता है, आखिर कितने पैसे के लिए मुझे परेशान करोगी? पहले ही मैं तुम्हारे पति को पैसे दे चुका हूँ। अब मुझे नहीं पता कि उसने वो पैसे किस में खर्च किए हैं, इसीलिए तुम उससे जाकर पूछो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन आंटी जवाब देती हैं, ठीक है, अब मैं सीधे सेक्रेटरी से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम ही बिल्डिंग में शोर और आतंक मचा रहे हो, जिससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि जिन्हो की पोल खुले, वो उस आंटी को जान से मार देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वुसोंग अभी भी उसके घर में होता है, जो ये सब बेड के नीचे छुपकर चुपचाप देख रहा था। लेकिन अब जैसे ही वो चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में जिन्हो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जिन्हो उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी वुसोंग उससे कहता है कि मुझे मत मारो, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जिसमें हम दोनों का फायदा है। तो ये सुनकर जिन्हो उसे छोड़ देता है और फिर वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा नेक है और तुम सोसाइटी की ओनर की काली सच्चाई को उजागर करना चाहती हो, लेकिन ये काम तुम अकेले नहीं कर पाओगे। उसका पति और वो काफी खतरनाक हैं, इसलिए अगर हम हाथ मिला लें और सच लोगों तक पहुंचाएं, तो तुम अपना बदला ले पाओगे। लेकिन इसके बदले में सिर्फ तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी उस सेक्रेटरी से फ्री करवानी होगी, क्योंकि मैं इस वक्त कर्ज में हूँ। मेरा सारा पैसा ट्रेडिंग में डूब चुका है और ऊपर से मेरी माँ अकेली है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अब जिन्हो समझ जाता है कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसने उसका वो लेटर ध्यान से पढ़ा था जब वो खुद को खत्म करने जा रहा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि जिन्हो इसके लिए मान जाता है और फिर वो दोनों उनवा को खत्म करने की योजना बनाने लगते हैं। लेकिन तभी उनवा उनसे भी चालाक निकलती है। असल में उसने अपने सारे काले कारनामों की ब्लैक अकाउंट बुक बनाई थी, जिसमें बिल्डिंग के खराब मटेरियल की डिटेल्स थी, क्योंकि अच्छा कंस्ट्रक्शन महंगा होता है, इसलिए उसने सस्ते और घटिया मटेरियल से बिल्डिंग बनाई ताकि मुनाफा अपनी जेब में डाल सके। खैर, अब ये दोनों ऊपर पहुंचते हैं, जहां जिन्हो सबसे पहले उनवा के पति को मारता है, जो गरीबों से सस्ते में फ्लैट खरीदता था और फिर उन्हें परेशान करता था ताकि वो उस फ्लैट को बेचकर उन्हें वापस दे जाएं, वो भी कम दामों में। इसके बाद वो वुसोंग से कहता है कि मैंने इस आदमी का काम खत्म कर दिया है, इसलिए अब तुम जाकर उनवा को मार दो। लेकिन हम देखते हैं कि वुसोंग उनवा के पास जाता तो है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था और उससे वो सिर्फ अपना घर वापस चाहता था, क्योंकि उसे पता चला था कि वो कोई अमेरिकन पार्टी नहीं थी जिसने उसका घर खरीदा था, बल्कि वो इसी औरत का पति था। इसलिए अब वो उनवा की मदद करने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे घर के कागज वापस कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर इस बीच उनवा पहले तो हाँ करती है, लेकिन फिर वो उन दोनों को धोखा देती है। असल में वो जिन्हो और वुसोंग दोनों को मारना चाहती थी ताकि बिल्डिंग उसके नाम हो जाए, और क्योंकि ऊपरी फ्लोर तो उसके पास है और नीचे के फ्लोर की कीमत कम है, तो इसमें भी उसका ही फायदा होगा। इस तरह अब वो खुश होते हुए वुसोंग को अपनी योजना दिखाती है और कहती है कि जब तक तुम जैसे लोग हमारे जाल में फंसते रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही पैसे कमाते रहेंगे। और इस तरह जब वो उसे शूट करने वाली होती है, तभी अचानक घायल हालत में जिन्हो उठता है और उनवा को मार देता है। इसके बाद वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता, इसलिए वो वुसोंग से कहता है कि जाओ और वो अकाउंट बुक ला कर दो। अब वुसोंग, जो पहले से ही टूट चुका था और किसी को नुकसान पहुंचाना या मारना नहीं चाहता था, वो अब फैसला करता है कि वो इस फ्लोर को ही नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब वो सबसे पहले अपने 14th फ्लोर के रजिस्टर पेपर निकालता है और बाकी डॉक्यूमेंट्स जला देता है ताकि किसी को अपना हक ना मिले, क्योंकि सभी ने उसको बहुत परेशान किया था।
इसके बाद वो खुली गैस नली से पेंट हाउस में विस्फोट कर देता है और उस विस्फोट से नीचे के लोग डरकर घर खाली कर देते हैं और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके बाद कहानी हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है, जहाँ केवल उसकी माँ उसे सहारा देने आती है और उससे कहती है कि इस सियोल वाली बिल्डिंग को छोड़ दो और गाँव में हमारे साथ रहो। फिर ठीक होने के बाद वो सॉन्ग पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें बताता है कि वो शोर 15वें फ्लोर पर रहने वाले जिन्हों ने मचाया था, वो भी उस सेक्रेटरी की सच्चाई और काला सच दिखाने के लिए, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे, जिस वजह से जिन्हों उनका नुकसान करना चाहता था और वो बिल्डिंग खाली करवाना चाहता था। इसलिए उसने ही स्पीकर्स और सरियों की आवाज फैलाई और सभी पर नजर रखी, लेकिन पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, जिसके बाद थक हार कर वो अपनी माँ के साथ गाँव लौट जाता है। अब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम जितना चाहो रुको और बाद में अपनी जिंदगी देख लेना। फिर रात को वो काफी देर तक सोचता रहता है कि क्या करूं, वहां वापस जाऊं या नहीं, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि वहां चला जाता हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी के कागज तो मेरे नाम पर हो गए हैं। अब 14th फ्लोर पर पहुंचकर वो बहुत खुश होता है कि अब किश्तें नहीं भरनी पड़ेंगी, क्योंकि ना तो सेक्रेटरी जिंदा है और ना ही डॉक्यूमेंट्स किसी के पास हैं। लेकिन तभी खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से नीचे के छोटे छोटे घरों की आवाज 14th फ्लोर तक आने लगती है, चाहे वहाँ स्पीकर हो या ना हो, सरिया पटके जाएं या ना पटके जाएं, और इसी तरह ये शोर उसे फिर से परेशान करने लगता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, इस मूवी को एक अलग पहलू से भी देखा जा सकता है। जिस तरह उस सेक्रेटरी को हमें दिखाया गया, असल जिंदगी में भी ऐसे कई लोग हैं जो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। पहले तो उनको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी दी हुई चीजों को वापस उनसे छीन लेते हैं। ये मूवी हमें ये भी दिखाती है कि शुरू से लास्ट तक वो सॉन्ग ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो समझ चुका था कि अगर वो बिना कुछ किए वहाँ से चला गया तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने सभी को गैस से विस्फोट करके वहाँ से निकालने का प्लान बनाया, ताकि जिन्हों के प्लान को वो पूरा कर सके। लेकिन आखिर कुछ भी हो, उसने वहां रह रहे सभी लोगों के साथ गलत किया। इसलिए जब वो आखिर में वापस आया तो उसके साथ भी वही हुआ। बिल्डिंग की क्वालिटी की वजह से उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो शोर अब भी उसे तंग कर रहा है, जो हमें दिखाता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमने आखिरी मोमेंट पर भी गलत कदम उठाया तो हमें खामियाजा तो भुगतना ही होगा। तो इस तरह ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। और दोस्तों, अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।